कक्षा 10 के लिए साइंस में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे थे। विज्ञान चल रहा था सेट नंबर 2 824 BN में। इसमें देखिए भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान हो गया था, बायोलॉजी की बात करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देख पाते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा है। तो ऊर्जा किस रूप में गिनी जाती है, तो ATP के रूप में आपकी ऊर्जा गिनी जाती है। तो आप दूसरा वाला विकल्प कहेंगे कि सही है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, यानी कि केवल जंतुओं में होता है। तो श्वसन और पेड़ पौधों में भी होता है, हार्मोन पेड़ पौधों में भी होता है, वृद्धि पेड़ पौधों में भी होती है, लेकिन तंत्र केवल जानवरों में यानी कि जंतुओं में पाया जाता है। तो दूसरा वाला विकल्प सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। तो सभी को पता है कि उन्होंने मटर पर भरपूर अपना प्रयोग किए थे। पहला वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये ओजोन परत होती है। दूसरा वाला विकल्प सही है, ओजोन परत होती है जो ऐसा काम करती है। गुड। अगला जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपका पहला है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, बस छोटा सा लिख देना है। तो हम यहाँ पे आंसर देख पाते हैं, किताब में हमने दिखा दिया भैया, लिखने का कोई मतलब नहीं है हमें। देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे पर परस्पर जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। यही श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, तो प्रकृति में उपस्थित एक साधारण खाद्य श्रृंखला निम्न है। आपको इनका चित्र नहीं बनाना है, लिखना है खाद्य श्रृंखलाएं। नंबर 1 डाल देना है, पेड़ पौधे, हिरण और चीता या फिर बाघ। फिर दूसरे वाले नंबर डाल देना है, पेड़ पौधे, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। और फिर दूसरा डाल देना है, पेड़ पौधे, बिच्छू, मछली और यहाँ पे बगुला लिख देंगे। तो ये 3 श्रृंखलाएं आप लाइन टू लाइन ऐसे लिख देंगे, नाम उनका लिख देंगे, काम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमको कहा गया है कि जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी जनन स्वास्थ्य क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जनन स्वास्थ्य हमने यहाँ पे देखते हैं जननात्मक स्वास्थ्य लिखा है, एक ही बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार जनन स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक इन तीनों आयामों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अतः जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य होता है। जिस समाज के सदस्यों के जननांग शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं, उस समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहते हैं। बस इतना सा आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन हम देख पाते हैं उसमें कहा गया है कि पराग कोश का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे हम पराग कोश का एक नामांकित चित्र देख पाते हैं, जिसमें आप पराग कोश का अनुप्रस्थ काट यहाँ पे देख पाते हैं। आपको बस ऐसे खाने वाली डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, ढेर सारे खाने इसमें बना देने हैं। मध्यभित्ति है और टेपिटम है और वलय कोशिकाएं हैं, अंतःभित्ति, परागकण और संवहन बंडल, इतना चीज़ें हैं। और या तो आप ये बना देंगे कि परागकण की बाहरी संरचना। तो इसमें ढेर सारे कांटे, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, नाम लिखने के लिए कांटे बना है। ये इसकी परागकण की आंतरिक संरचना है। तो मैं कहूँगा कि आप ये बना देंगे तो काफ़ी रहेगा। ठीक है, ये प्यारी सी डिज़ाइन बनाएं। यहाँ पे जनन केंद्रक है, वर्धि केंद्रक यहाँ पे है, अंतः चोल दिया गया है और ये बाह्य चोल दिया है। चोल मतलब होता है खोल। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन एवं मुकुलन में अंतर कीजिए। क्या अंतर होता है इनमें। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं लिखनी है, बस छोटा छोटा। पुनरुद्भवन जो अपना है पुनर्जनन, इसको हेडिंग लिखना है, उसमें लिखना है किसी जंतु को के किसी भाग को काटकर सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन कहलाता है। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया
इसमें जब इसको काट दिया जाता है 3 टुकड़ों में तो सभी टुकड़ों से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, जबकि मुकुलन में ऐसा नहीं होता है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिकाओं पर एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है, जिसे ईस्ट और हाइड्रा ये काम करते हैं। हाइड्रा दोनों काम करता है, पुनरुत्थ भवन भी और मुकुलन भी। तो आप यहाँ पे इसका चित्र देख सकते हैं, हालांकि आपको चित्र नहीं बनाना है, दोनों में बताना है कि पुनरुत्थ भवन में अगर आप काट देंगे तो नए जीव बन जाएंगे या फिर कटकर नए जीव बन जाते हैं, और मुकुलन में पहले उभार होता है, फिर वो बड़ा होता है और उससे फिर वो अलग हो जाता है। वैसे ये 4 नंबर का प्रश्न था भाई, इसमें 2-2 नंबर आपके दोनों ये परिभाषाएं लिखने के लिए मिलेंगे। अगला इसमें का अर्थ वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि सभी जीवों में लिंग का निर्धारण मेंडल के नियम के अनुसार होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान प्रारंभ होती है। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होने के कारण प्रत्येक अंडाणु में 22 दैहिक गुणसूत्र तथा एक लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में बने हुए सभी युग्मक अंड 22+X गुणसूत्र वाले होते हैं, यानी स्त्रियों में जो होता है 23 में से 22 तो दैहिक वाले हो गए, और XX पुरुष से भी X मिलता है, मादा से भी X मिलता है, जिस वजह से वो महिला बनती है। जबकि अगर कोई पुरुष बनता है, कोई उसका लिंग पुरुष होता है, तो उसमें 2 प्रकार के युग्मक या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो 22+X रहता है और 22+Y रहता है। तो पुरुष होने के लिए X और Y 2 अगर मिलते हैं तब पुरुष होगा, XX मिलते हैं तो महिला होगा। तो यही आपका उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो परिवार नियोजन को लिखेंगे। परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या को सीमित या नियंत्रित करने को ही परिवार नियोजन कहते हैं, और इसकी 2 मुख्य विधियां हैं। पहला तो लिखेंगे अस्थायी विधियां, यानी कि वो अस्थायी हैं, अल्प समय के लिए हैं। तो उसमें निम्न विधियां आती हैं अस्थायी में। अवरोधक गोलियां, अवरोधक गोलियां में अवरोधक विधियां, कुछ विधियां होती हैं जो रोक करके मतलब रोकने का काम करती हैं। लूप या कॉपर टी होता है, ठीक है। निरोध होता है जिसे कॉन्डम कहते हैं। डायफ्राम होता है, जो भी ये ऐसा ही कुछ होता है, ये अवरोधक विधियां हैं। प्राकृतिक विधियां, कुछ प्राकृतिक विधियां होती हैं, उसमें क्या होता है, एक तो सुरक्षित काल होता है, यानी इस समय में क्या कहते हैं, संभोग करने के दौरान गर्भावस्था नहीं होती है। धैर्य यानी कंट्रोल कर लें, ये प्राकृतिक विधि है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ये परिवार नियोजन हो सकता है। हार्मोनल विधियाँ होती हैं, कुछ गर्भ निरोधक गोलियाँ खाई जाती हैं। और अगला क्या है, रासायनिक विधि होते हैं, कुछ क्रीम या जेल होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। और अगला अस्थायी विधियाँ होती हैं। अस्थायी विधियाँ ये दूसरे प्रकार की विधि होगी। अस्थायी विधियों में क्या होता है, महिला का ऑपरेशन यानी कि नसबंदी होता है, और दूसरा विधि होता है कि पुरुष का ऑपरेशन या नसबंदी होता है। तो ये 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं जो अस्थायी विधियाँ होती हैं। तो इन विधियों के नाम ही अगर बता देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे, इतना पर्याप्त रहेगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है उसमें है कि मानव के आहार नाल का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र। आपको ऐसे ही मुँह सा डिज़ाइन बना देना है, थोड़ा सा हाथों तक पहुंचा देना है। मुख्य रूप से आपको यहाँ से एक थोड़ी सी अच्छी सी डिज़ाइन बनाते हुए लाइन आना है। तो यहाँ पे दांत हो जाएंगे, जीवा हो जाएंगी, ये ग्रसनी है, लार ग्रंथियाँ हैं, यहाँ पे श्वसन नली है, ये ग्रास नली है जो कि जाकर आमाशय से जुड़ती है। आमाशय के बाद ये घूमती हुई जाकर मिलती है छोटी आंत से, ठीक है। और छोटी आंत से पहले यहाँ पे यकृत होता है, यहाँ पे पित्ताशय होता है और यहाँ पे अग्नाशय होता है। छोटी आंत गोल गोल घूमती हुई आपकी मिलती है बड़ी आंत से, और बड़ी आंत के साथ यहाँ पे जुड़ा होता है ये परिशेषिका, यानी कि इसको अपेंडिक्स कहा जाता है, ठीक है।
और ये बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत घूम करके ये मालाशय हो गया और ये गुदाद्वार से मतलब बस हो गया भाई। यही डिज़ाइन आपको बनानी है। देखने में बहुत आसान है लेकिन है थोड़ी सी मुश्किल बनाना। अब अगला जो प्रश्न है उसमें है 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक विकराणु की संरचना का वर्णन कीजिए। और भाई अगला जो क्वेश्चन है मेंडल के वंशज गति के नियमों का व्याख्या कीजिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मैं समझा भी नहीं पाता कि इसमें क्या चल रहा है, मैं बस इसको पढ़कर आपको सुना सकता हूँ। तो सबसे पहले हम उत्सर्जन को लिखेंगे। शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक तथा विषाक्त अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जैव प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन को कार्यान्वित करने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और यहाँ पे हमें वृक्क दिखाई दे रहा है, वृक्क जिसे किडनीज कहते हैं। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर अधर सतह पर पतली पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे रहते हैं। तो ये वृक्क हैं दोनों, ठीक है। अब इसी का आपको ये चित्र भी बना देना है, नामांकित चित्र भी बनाने की बात कह रहे थे। तो मेरे ख्याल से वृक्काणु की मतलब क्या हो गया, एक वृक्क की संरचना के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है, तो संरचना का वर्णन करेंगे। इसके बाह्य संरचना पे चलेंगे। पहले तो वृक्क सेम के बीच के आकार का कथई भूरे लाल रंग का अंग होता है। यह 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुषों में वृक्क का भार 130 से 160 ग्राम होता है, स्त्रियों में 110 से 150 ग्राम होता है। वृक्क के ऊपर अधवृक्क ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथियाँ ये जो दिखाई दे रही हैं पाई जाती हैं, ये पूरा वृक्क है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लिखनी है, जो भी आपको याद रहे वो लिख देंगे, उतना पर्याप्त रहेगा। मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे की ओर नीचे की ओर स्थित होता है। वृक्क के भीतरी वृक्क का भीतरी किनारा धंसा हुआ या अवतल तथा बाहरी किनारा उभरा हुआ या उत्तल होता है। अवतल तल भीतर की ओर धंस गर्त एक गर्त पिट बनाता है जो नाभिक या हाइलम या हाइलस कहलाता है। यहाँ से मूत्र नलिकाएं निकलती हैं जो उदर के नीचे भाग स्थित थैलीनुमा मूत्राशय में खुलती हैं। प्रत्येक वृक्क धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है और वृक्क शिरा द्वारा वृक्क से परिशोधित शुद्ध या शुद्धिकरण के पश्चात रुधिर एकत्रित होकर के पश्चिम महाशिरा में पहुंचता है। तो वृक्क ही होता है जो हमारे रक्त की सफाई करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है। हृदय केवल उसे पंप करने का काम करता है, यानी कि शरीर में पहुंचाने का काम करता है। वृक्क की आंतरिक संरचना यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। वृक्क के भीतर धंसे हुए किनारे के मध्य कीप के समान एक खोखली संरचना होती है जिसे जो श्रेणी या पेल्विस कहलाती है। यही भाग प्रायः सकरा होकर मूत्र नलिकाओं का निर्माण करता है। ये मूत्रवाहिनियाँ, ठीक है, यही सकला होकर ये निर्माण करता है। वृक्क का शेष भाग ठोस या 2 भागों बाहरी या परिधीय भाग वल्कुट या एवं भीतरी भाग या केंद्रीय भाग मेड्यूला में बटा होता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया ही गया है। ओके, ये हो गया। प्रत्येक वृक्क में असंख्य कुंडलियाँ या लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहलाती हैं। मेड्यूला में 8 से 15 त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जो पिरामिड्स कहलाती हैं। ये वल्कुट द्वारा एक दूसरे से पृथक होती हैं जिन्हें बर्टीनी की रियल कॉलम कहते हैं। प्रत्येक पिरामिड का चौड़ा भाग वल्कुट की ओर रहता है जो लघु कैल्सिकम
कहलाता है। लघु कैल्सिकम में मेडिला एक अंकुर के रूप में उभरा रहता है, इसे वृक्क अंकुर कहते हैं। जो दो लघु कैल्सिकम परस्पर संगठित होकर बृहद कैल्सिकम का निर्माण करते हैं। विभिन्न दीर्घ कैल्सिकम मिलकर श्रेणी या पेल्विस में खुलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें वृक्क नलिकाओं की संरचना के बारे में दिया गया है। इन सबको जाने देते हैं, मतलब जितना भी आप हो सके उतना लिखें, बाकी सब जाने दें। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, इतना पर्याप्त लगता है मुझे। आई नो कि हम यहाँ पे बायोलॉजी के 7वें प्रश्न में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं समझा पा रहे हैं कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, बिकॉज हम बायोलॉजी तो पढ़ा नहीं पाते हैं। बस आपके कहने पर हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए। और जैसा कि हमने बताया कि बेंडल के वंशागति नियमों की व्याख्या करना हो सकता है ये बहुत आसान हो, कुछ टीचर्स इसे बहुत अच्छे से बताते हों, परंतु मैंने समझने का प्रयास किया और मैं समझ नहीं पाया। जब मैं खुद नहीं समझ पाया तो आपको क्या समझाऊँगा, तो जितना समझ पाया उतना समझा रहा हूँ और उतना भाई आपके लिए मेरे ख्याल से जो मैं दे पा रहा हूँ वो काफ़ी कुछ है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।